प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है एक नौजवान की, एक दिलचस्प कहानी जो पुराने खंडरात में एक बदरू के चुंगल में फंस गया। फिर उस बदरू के चुंगल से वो कैसे निकला, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। काले स्याह बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। सर्द हवा चलने लगी थी। गहरे स्याह बादलों की वजह से शाम के वक्त ही संगलाख इलाके में रात का अंधेरा छा गया था। नौजवान इमरान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार रेलवे फाटक अबूर करने के बाद एक कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। जब वो शहर से चला था तो दिन ढलना शुरू हो गया था और आसमान पर दूर मशरकी उफक पर बादल जमा होते दिखाई दे रहे थे। इमरान के डैडी और मम्मी ने उसे मशवरा भी दिया था कि वो दरियाफ्तशुदा आसार कदीमा को देखने का प्रोग्राम अगली इतवार तक मुलतवी कर दे और अगर उसे ज़रूर जाना ही है तो मोटरसाइकिल की बजाय रेलगाड़ी में बैठकर जाए। लेकिन एक तो इमरान की रगों में जवानी का खून गर्दिश कर रहा था, दूसरे वो शुरू ही से एडवेंचर पसंद यानी मुहिम जो तबीयत का मालिक था, और तीसरी सबसे अहम बात यह थी कि तारीख का स्टूडेंट था और उसे कदीम तारीख से और नए नए दरियाफ्त होने वाले तारीखी आसार कदीमा के खंडरात और नवादरात से बेहद दिलचस्पी थी। चुनाचे जब कॉलेज के अपने प्रोफेसर से उसे मालूम हुआ कि शहर से 150 मील के फासले पर शुमाल मशरक की जानिब संगलाख इलाके में मोहिंजो दड़ो के ज़माने का एक खंडर दरियाफ्त हुआ है, तो इमरान से सब्र ना हो सका और उसने उसी वक्त वहां जाने का इरादा कर लिया। इमरान की क्लास फेलो और मंगेतर रुखसाना ने भी उसे समझाया कि दिन ढल जाने के बाद मोटरसाइकिल पर इतना लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जबकि वो इलाका वीरान और गैर आबाद है। मगर इमरान न माना। कहने लगा, रुखसाना, कदीम तारीख हमारा सब्जेक्ट है। इस हवाले से एक मालूमाती सफ़र भी है और एडवेंचर भी है। मुझे यकीन है कि मोहिंजो दड़ो अहद का जो खंडर दरियाफ्त हुआ है उससे हमें बड़ी कीमती मालूमात हासिल होंगी। मैं तमाम नोट्स तैयार करके लाऊंगा। रुखसाना ने कहा, आसमान पर बादल जमा होने लगे हैं। अगर तुम्हें जाना ही है तो फिर ट्रेन में सवार होकर जाओ। जहाँ ये आसार कदीमा दरियाफ्त हुए हैं उसके करीब ही एक छोटा रेलवे स्टेशन है जहाँ पैसेंजर ट्रेन ठहरती है। इमरान ने कहका लगाकर कहा, डियर रुखसाना, तुम भी मम्मी डैडी की तरह बातें करने लगी हो। माय डियर, जो एडवेंचर मोटरसाइकिल में है वो रेलगाड़ी में नहीं है। मगर तुम वहाँ रात कहाँ गुजारोगे? उस वीरान इलाके में तो किसी होटल का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान बोला, इसकी तुम फिक्र न करो, मैंने पता कर लिया है। जहाँ कदीम खंडर दरियाफ्त हुआ है वहाँ महकमा आसार कदीमा वालों ने अपने खेमे लगाए हुए हैं। मैं वहीं रात बसर कर लूँगा। इमरान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके वालिद का शहर में दरमियाने दर्जे का बिजनेस था। शहर से बाहर एक नई कॉलोनी में वो एक छोटी सी कोठी में रहते थे। रुखसाना के अलावा इमरान की मम्मी और डैडी भी नहीं चाहते थे कि वो इतना लंबा सफ़र मोटरसाइकिल पर तय करे, मगर इमरान ने किसी की ना सुनी और चमड़े के बैग में नोटबुक, एक अंग्रेज़ी नावल, एक शिकारी चाकू और बिस्किटों के एक पैकेट के अलावा ज़रूरत की दूसरी चीज़ें रखने के बाद पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल भी साथ ले ली और अपने एडवेंचरस सफ़र पर रवाना हो गया। अगर उस वक्त इमरान को ज़रा सा भी इल्म हो जाता कि उस सफ़र में उसके साथ क्या गुजरने वाली है तो वो कभी भी यह सफ़र इख्तियार ना करता। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। मुकद्दर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। जब तक लाहौर की सड़कें इमरान के साथ रहीं वो पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता रहा। लेकिन जब लाहौर और लाहौर शहर की नई कॉलोनी की आबादियाँ भी पीछे रह गईं तो ऊंचे नीचे गैर हमवार कच्चे रास्ते शुरू हो गए। उन रास्तों पर मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से नहीं चल सकती थी। जिस इलाके में इमरान को पहुंचना था उसका मुख्तसर सा नक्शा बनाकर इमरान ने अपने पास रख लिया था। उस नक्शे के हिसाब से वो कुछ दूर तक रेलवे लाइन के साथ साथ सफ़र करता रहा। फिर एक ख़ास मकाम पर आकर वो रेलवे लाइन को छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर आ गया। यहाँ आते आते आसमान को स्याह बादलों ने पूरी तरह से ढांप लिया था और अंधेरा सा हो गया था। इमरान ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा। शाम के 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे। सितंबर अक्टूबर का मौसम था। दिन जल्दी ढल जाता था और 6 बजे ही शाम हो जाती थी। उस वक्त भी शाम हो चुकी थी और बादलों की वजह से शाम का अंधेरा ज़्यादा गहरा हो गया था। इमरान किसी जगह रुककर थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता था और मोटरसाइकिल को भी आराम करने का मौका देना चाहता था। वो जिस कच्चे रास्ते पर जा रहा था उसकी दोनों जानिब झाड़ियाँ और कीकर और फलाही के दरख्त ही दरख्त थे जो शाम के लम्हा बलम्हा गहरे होते हुए अंधेरे में ऐसे लग रहे थे
जैसे जमीन में से देव हैकल ड्रावने जिन भूतों के पंजे निकलकर कच्चे रास्तों पर झुके हुए हों। दरख्तों की शाखें हवा के झोंकों के साथ बार बार नीचे झुक रही थी, जैसे इमरान को ऊपर उठा ले जाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इमरान बगैर किसी डर खौफ के आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाता चला जा रहा था। मोटरसाइकिल की हेडलाइट उसने रोशन कर रखी थी। वो एक छोटी सी पक्की सड़क पर निकल आया। सड़क टूटी फूटी हुई थी। यह मुख्तलिफ अजला को जाती ज़ैली सड़क थी। इमरान को कुछ फासले पर सड़क की बाईं जानिब रोशनी नजर आई। उसने अपना रुख उस रोशनी की तरफ कर लिया। यह कस्बे के बाहर सड़क पर वाक़या एक दो खोखानुमा दुकानों की रोशनी थी। उनमें एक चाय वगैरह की दुकान थी। इमरान ने दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और दुकानदार से कहा, क्यों भाई, चाय मिल जाएगी? देहाती दुकानदार ने कहा, मिल जाएगी जनाब, और आलू कीमा और रोटी भी मिल जाएगी। आलू कीमा और रोटी का सुनकर इमरान की भूख बेदार हो गई। उसने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ दे दो खाने को भाई, बाद में चाय भी बना देना। उस वक्त तक अंधेरा मजीद गहरा हो गया था और बादल भी थे, मगर बारिश वगैरह शुरू नहीं हुई थी और हवा भी ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। इमरान अपने सफर का आधा रास्ता तय कर चुका था, आधा सफर रह गया था। नक्शा उसके पास मौजूद था। उसे यकीन था कि वो मजीद घंटे डेढ़ घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। चाय के खोखे वाले ने पूछा, बाबूजी कहाँ जाएंगे आप? इमरान ने उसे अपनी मंजिल के बारे में बताया तो वो कहने लगा, वहां तक के कच्चा रास्ता तो जरूर जाता है, मगर रात हो गई है और मौसम का रुख भी कुछ अच्छा नजर नहीं आता। बेहतर यही है कि आप रात कस्बे में गुजारें और सुबह चले जाएं। इमरान ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं दुश्वार गुजार पहाड़ियों में ट्रैकिंग करता रहा हूँ, यानी थैला कंधे पर डालकर पैदल सफर करता रहा हूँ। अब तो मोटरसाइकिल भी मेरे साथ है, तुम फिक्र ना करो, मैं बड़ी जल्दी जहां पहुंचना है पहुंच जाऊंगा। उसके बाद खोखे वाले ने कोई बात ना की। इमरान ने जल्दी जल्दी आलू कीमे के साथ रोटी खाई, चाय पी, मोटरसाइकिल की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, पेट्रोल चेक किया और खोखे वाले को बिल अदा करने के बाद पूछा, ये सड़क आगे रोहिला वाले की तरफ निकल जाती है ना, जहां आसारे कदीमा वालों ने तारीखी खंडर दरियाफ्त किया है? वो जगह रोहिला वाले से मगरिब की तरफ 20-30 मील के फासले पर थी। खोखे वाले ने कहा, रोहिला वाले की तरफ ही जाती है, मगर वहां से आपको कोई सड़क नहीं मिलेगी। इमरान ने कहा, मैं जानता हूं, और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सड़क पर चल पड़ा। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में उसे आगे 50 गज तक सड़क पर नजर आ रही थी। सड़क की हालत शिकस्ता हो रही थी। इमरान बड़ी एहतियात से और हल्की रफ्तार के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था। इस तरह इमरान को रोहिला वाले तक पहुंचते काफी वक्त लग गया। उस वक्त रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था और स्याह बादलों में किसी किसी वक्त बिजली चमक जाती थी और दूर से बादलों की धीमी धीमी गरज भी सुनाई देने लगी थी। रोहिला वाले से आगे अभी काफी सफर था और यह सारा रास्ता वीरान संगलाख इलाके में से होकर गुजरता था। लेकिन इमरान मुतमईन था। अपने वतन पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की ट्रैकिंग यानी पैदल सियाहत के दौरान वो कई बार रातों को भी इस किस्म के दुश्वार गुजार मरहलों से गुजर चुका था। रोहिला वाला कस्बे की 2-3 टिमटिमाती रोशनियां देखकर उसने मोटरसाइकिल सड़क से उतारी और उसे दाएं जानिब खेतों में डाल दिया। नक्शे के हिसाब से वो सही रास्ते पर जा रहा था। बादलों में थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली ने जो चमकना शुरू कर दिया था, उसकी वजह से इमरान को एक तशवीश सी जरूर हो रही थी कि अगर बारिश शुरू हो गई तो उसके लिए सफर जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार को थोड़ा सा तेज कर दिया, मगर खेतों के दरमियान छोटा सा रास्ता गैर हमवार था और कहीं कहीं छोटे बड़े गड्ढे भी आ जाते थे, जिसकी वजह से उसे बार बार रफ्तार हल्की करनी पड़ती थी। रोहिला वाले कस्बे से वो काफी आगे निकल आया था। हवा भी कुछ तेज हो गई थी और हवा में ठंडक भी आ गई थी। लगता था कि पीछे कहीं बारिश हो रही है। इमरान को दाएं बाएं भी देखना पड़ता था कि वो सही सिमत ही को जा रहा है या नहीं, मगर उसके दाएं बाएं गुप अंधेरा था। उस लम्हे पहली बार इमरान को महसूस हुआ कि उसे रुखसाना और घर वालों की बात मान लेनी चाहिए थी और ट्रेन में ही सफर करना चाहिए था, मगर अब वो वापस नहीं जा सकता था और वो वापस जाना भी नहीं चाहता था। वो एक बाहिम्मत और मुहिमजू नौजवान था। नक्शे और इमरान की मालूमात के मुताबिक कस्बा रोहिला वाले से 10-15 मील आगे एक बहुत बड़े खाल का पुल आता था। इमरान को उसी पुल को पार करके बाएं तरफ मुड़ना था और उस कच्चे रास्ते पर आ जाना था जो उस मकाम तक जाता था जहां आसारे कदीमा की खुदाई हो रही थी और जो इमरान की मंजिल थी। वो कस्बे से काफी आगे निकल आया। मोटरसाइकिल की बत्ती की रोशनी में वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसे बड़े खाल का पुल नजर आ जाए, मगर अभी तक कोई पुल वगैरह नजर नहीं आया था। खेतों का सिलसिला खत्म हो गया था और संगलाख इलाका शुरू हो गया। यहाँ इमरान के लिए अपनी सिमत को सीधा रखना मुश्किल हो गया
वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मोटरसाइकिल जिस रुख पर जा रही है उसी रुख पर रहे, लेकिन ऊंची नीची संगलाख जमीन पर मोटरसाइकिल उछल उछल कर कभी दाएं हो जाती थी और कभी बाएं तरफ मुड़ जाती थी। इमरान ने उसकी रफ्तार और कम कर दी थी। इस ख्याल से भी उसने रफ्तार कम कर दी थी कि उसका मोटरसाइकिल पर पूरा कंट्रोल है, मगर चारों तरफ गुप अंधेरे की वजह से इमरान को ऐसा लगने लगा था कि उसका रुख सीधा नहीं रहा। अगर आसमान पर सितारे निकले हुए होते तो उनसे रहनुमाई हासिल कर सकता था, लेकिन सितारे गहरे बादलों में छुपे हुए थे। जब इसी तरह काफी वक्त गुजर गया और बड़े खाल का पुल ना आया तो इमरान को फिक्र लाहक हुई। उसने मोटरसाइकिल रोक दी और दाएं बाएं अंधेरे में जितना घूर घूर कर देख सकता था देखने लगा। वहां कहीं कहीं दरख्त उगे हुए थे, जंगली झाड़ियां ही झाड़ियां थी। उसने सोचा कि उसे जरा दाएं जानिब होकर चलना चाहिए, हो सकता है पुल उसी तरफ हो। यह ख्याल कि जहां से दाएं जानिब हो जाओ इमरान के मुकद्दर ने उसके जहन में डाला था, क्योंकि यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे हौलनाक मुसीबत की इब्तिदा होने वाली थी। इमरान ने मोटरसाइकिल को खड़े खड़े जरा सा दाएं जानिब मोड़ दिया, उसे स्टार्ट किया और चल पड़ा। दूर दूर तारीकी में उसे ऊंचे नीचे टीलों के धुंधले खाके उभरे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे यकीन था कि जहां आसारे कदीमा की खुदाई हो रही है वो जगह उन टीलों के दरमियान ही वाक़या है। महकमा आसारे कदीमा वालों ने भी उसे यही बताया था कि जहां संगलाख टीले हैं उनके करीब भी आसारे कदीमा के खंडर दरियाफ्त हुए हैं। इमरान का मोटरसाइकिल पत्थरों और छोटे छोटे गढ़ों में से गुजरता उन टीलों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था इलाके की वीरानी बढ़ रही थी और तारीकी और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। एक जगह आकर इमरान ने मोटरसाइकिल रोककर इंजन बंद कर दिया। इंजन के बंद होते ही उसे महसूस हुआ कि फजा में एक अजीब खौफ तारी कर देने वाला सन्नाटा छाया हुआ है। बादलों में रह रहकर बिजली इस तरह चमक रही थी, मगर उसकी चमक अभी काफी धीमी थी। अचानक इमरान की नाक पर ठंडे पानी की बूंद गिरी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, एक और बूंद उसके चेहरे पर पड़ी। इसका मतलब था कि बारिश आ रही है। इमरान ने फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट की और काफी तेज स्पीड से पहाड़ी टीलों की तरफ रवाना हो गया। वो बार बार उछल रहा था, उसे हिचकोले लग रहे थे, मगर उसने रफ्तार कम न की। बारिश आने से पहले पहले वो अगर अपनी मंजिल पर नहीं तो कम से कम किसी ऐसी जगह जरूर पहुंच जाना चाहता था जहां अगर बारिश आ जाए तो पनाह ले सके। सर्द हवा तेज हो गई, बिजली चमकने और कड़कने लगी। फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई। इमरान ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी और अंधाधुंध सामने की तरफ उसे दौड़ाने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि वह शराबूर हो गया। मोटरसाइकिल की बत्ती की रोशनी में सिवाय गिरती बारिश के उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार बिजली कड़की तो उसकी रोशनी में उसे कुछ फासले पर एक इमारत दिखाई दी। उसने उस इमारत की तरफ मोटरसाइकिल का रुख कर दिया। वो दीवानावार मोटरसाइकिल फुल स्पीड पर चलाता जबरदस्त हिचकोले खाता उस इमारत तक पहुंच गया। बादलों की गरज और बिजली की चमक और तेज बारिश में उसने देखा कि कोई खस्ता हाल बोसीदा सी इमारत है जिसका दरवाजा बंद है और एक तरफ को झुका हुआ है। इमारत कोई तारीखी खंडर मालूम होती थी। दरवाजे के ऊपर एक पुराना छज्जा था। रह रहकर कड़कती और चमकती बिजली की चमक में उसने देखा कि दरवाजे का छज्जा एक तरफ से टूटकर गिर चुका है। इमरान ने जल्दी से मोटरसाइकिल बंद करके छज्जे के नीचे एक तरफ खड़ी की और खुद भी छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने कंधे से चमड़े का थैला उतारकर नीचे रखा, जेब से रुमाल निकालकर चेहरा साफ किया। उसकी जैकेट और पतलून बारिश में शराबूर हो चुकी थी। बादल गरज रहे थे। बिजली यूं कड़क कड़क कर कूद रही थी जैसे अभी उस इमारत पर गिरकर उसे भस्म कर डालेगी। बिजली की चमक इमारत के दरवाजे पर पड़ी तो इमरान ने देखा कि लकड़ी के भारी किला नमा दरवाजे का कुंडा गायब था। सर्द हवा तेज हो गई थी और बारिश की बौछारें उस पर पड़ रही थी। मोटरसाइकिल इमरान ने एक तरफ साइड में करके खड़ी कर दी थी। उसने दरवाजे को अंदर को धकेला। एक डरा देने वाली चिरचिराहट के साथ दरवाजे का एक पट खुल गया। इमरान जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर गुब अंधेरा था। आधे खुले दरवाजे में से सर्द हवा के शोरीदा सर झोंके और बारिश की बौछार अंदर आ रही थी। इमरान ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने चमड़े के थैले में से माचिस और मोमबत्ती निकालकर मोमबत्ती रोशन करके हाथ ऊपर उठाकर देखा। यह एक खस्ता हाल कोठली नुमा छोटा कमरा था जिसकी छत पर जगह जगह जाले लटक रहे थे। बंद फिजा में अजीब नागवार सी नम आलूद बू फैली हुई थी। इमरान मोमबत्ती लिए सामने वाली दीवार की तरफ आ गया। सामने वाली दीवार में एक आतिशदान था जिसकी दीवारें स्याह पड़ चुकी थी और उसमें भी मकड़ियों ने जाले तान रखे थे। लगता था कि यह कोठली नुमा कमरा कई सालों से वीरान पड़ा है।
आतिशदान के ऊपर बने हुए कार्नसी पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। इमरान ने एक जगह से गर्द हटाकर वहां मोमबत्ती लगा दी और उसकी रोशनी में एक बार फिर कमरे का जायजा लिया। एक तरफ दीवार के साथ तख्तपोश बिछा हुआ था, उस तख्तपोश पर भी मिट्टी की तह चढ़ी हुई थी। इमरान ने रुमाल से तख्तपोश की थोड़ी बहुत मिट्टी साफ की और बैठ गया। फर्श मिट्टी का था और गर्द आलूद था। तख्तपोश आतिशदान के पहलू में दीवार के साथ लगा था। इमरान ने दीवार के साथ टेक लगाई, थैले में से अंग्रेजी का नावल निकाला और मोमबत्ती की रोशनी में उसे पढ़ने लगा। बाहर बारिश का तूफान थम गया था, मगर तेज हवा के झक्कड़ उसी तरह चल रहे थे और उनकी ऐसी आवाज आ रही थी जैसे बहुत सी औरतें किसी लाश के पास बैठी बैन कर रही हों। बिजली भी रह रहकर चमक रही थी। कोठली के दरवाजे वाली दीवार के ऊपर एक छोटा सा मेहराबदार रोशनदान बना हुआ था जिस पर सुलाखें लगी हुई थी। बाहर बिजली चमकती तो उसकी रोशनी में ये सुलाखें एक लम्हे के लिए नजर आ जाती। इमरान को तूफानी रात गुजारने के लिए एक महफूज ठिकाना मिल गया था। उसने यही फैसला किया कि रात वहां गुजार कर सुबह होते ही अपनी मंजिल यानी उस तरफ चल देगा जहां महकमा आसारे कदीमा वाले खुदाई कर रहे थे। बादलों की गरज भी बहुत धीमी पड़ गई थी, मगर बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज अंदर सुनाई दे रही थी। पढ़ते पढ़ते इमरान को ऊँघ आ गई। किताब अपने आप उसके हाथ से गिर पड़ी, मगर उसे खबर न हुई। उसका सर सीने पर झुका हुआ था। वो पूरी तरह नहीं सो रहा था। यह नींद और बेदारी की दरमियानी हालत थी। अचानक इमरान ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आहिस्ता से हिलाया था। कोठली में मोमबत्ती की पुरस्रार धुंधली रोशनी फैली हुई थी। इमरान ने नींद से भरी हुई आंखों से चारों तरफ देखा। उसे कोई इंसान नजर न आया। उसने यही समझा कि ऊँघने की हालत में उसे ऐसा महसूस हुआ है। वैसे भी इमरान एक दलेर और अल्लाह पर ईमान रखने वाला नौजवान था और इस किस्म के तोहमात पर उसका बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका अकीदा था कि अव्वल तो कोई बदरू होती नहीं, और अगर इत्तफाक से बदरूहें या काला जादू टूना होता भी है तो खुदा पर ईमान रखने वाले सच्चे मुसलमान पर उसका कोई असर नहीं होता, और पाबंद सोमो सलात मुसलमान के तो बदरूहें करीब भी नहीं पटकती। इमरान का यह भी नजरिया था कि अगर दुनिया में काला जादू या बदरूहों का वजूद वाकई है तो वो बुत परस्त काफिरों की बदरूहें होती हैं, और सिर्फ उस शख्स पर उनका बुरा असर होता है जिसका ईमान मुतजलजल हो गया हो, जो शिर्क करता हो और जो अल्लाह के दिखाए हुए सीधे रास्ते को छोड़कर शैतान की राह पर चलने लगा हो। इमरान को नींद आ रही थी। वहीं तख्तपोश पर लेटकर उसने आंखें बंद कर लीं। वो अभी नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में था कि उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। इमरान जल्दी से उठकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा कि यह आवाज कैसी थी। रोशनदान में से बिजली की चमक अंदर आ रही थी। हवा का हल्का हल्का शोर और बारिश की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वही आवाज एक बार फिर आई। कोई दरवाजे पर ठक ठक कर रहा था। इमरान को ख्याल आया कि शायद ये भी कोई भटका हुआ मुसाफिर है और बारिश से बचने के लिए अंदर आना चाहता है। वो उठकर कोठली के दरवाजे के पास आ गया। उसने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब ना आया। इमरान ने दूसरी बार पूछा, कौन है? फिर भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। इमरान उसे अपना वहम ही समझा और वापस मुड़ा तो फिर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इमरान ने दरवाजे का पुराना कुंडा उतारकर दरवाजे के एक पट को खोलकर बाहर देखा। बाहर तेज हवाओं के शोर और बारिश के सिवा और कुछ भी नहीं था। इमरान ने बुलंद आवाज से कहा, कौन है? जवाब में सिर्फ बारिश और हवाओं का शोर था। बाहर कोई भी नहीं था। इमरान ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और वापस तख्तपोश पर आकर लेटने ही लगा था कि एक बार फिर वही दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। अब उसने गौर से सुना तो ये आवाज कोठली के कोने की तरफ से आ रही थी, जहां एक और दरवाजा था जो बंद था। रोशनदान में से हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगी। इमरान की निगाहें कोठली के कोने वाले दरवाजे पर जमी थी और वो हमातन गोश था। उसे यकीन था कि अब जो आवाज आई थी वो उसी दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज थी, मगर सवाल यह था कि यह दरवाजा तो किसी दूसरी बंद कोठली का दरवाजा था। उसके अंदर कौन था जो दस्तक दे रहा था? वही ठक ठक की आवाज फिर सुनाई दी। उसके साथ ही कॉर्नर्स पर रखी मोमबत्ती की लो एक बार फिर फड़फड़ाने लगी। रोशनदान में से बिजली की हल्की हल्की चमक अंदर आ रही थी। एक लम्हे के लिए इमरान को ख्याल आया कि कहीं यहां कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इमरान के कान खड़े हो गए। उसे किसी औरत की आवाज भी सुनाई दी। आवाज बड़ी धीमी थी, जैसे किसी बंद संदूक में से आ रही हो। इमरान के जिस्म में खौफ की सर्द सी लहर दौड़ गई। वो अपनी जगह पर बुत बना बैठा आवाज सुनता रहा। औरत की आवाज थोड़े थोड़े वक्फे से आ रही थी। वो कुछ कह रही थी। ये आवाज कोने वाली कोठली से ही आ रही थी। अगरचे इमरान ने दूर दराज के वीरान
और गैर आबाद इलाकों की सेहत के दौरान कई लोगों की जुबानी सुना था कि पुराने खंडरों और वीरान हवेलियों में भूत प्रेत बसेरा कर लेते हैं, लेकिन ना तो कभी उसका किसी भूत प्रेत से वास्ता पड़ा था और ना ही कभी वो भूत प्रेत के तस्वुर से खौफजदा हुआ था। लेकिन उस तारीख तूफानी रात में आधी रात के वक्त एक वीरान खंडर में एक बंद कोठली में से किसी औरत की घुटी घुटी आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए वो भी खौफजदा हो गया था। शायद ये इंसानी फितरत का तकाजा था, मगर इमरान ने बहुत जल्द अपने खौफ पर काबू पा लिया और सोचा कि हो सकता है कि कोठली में वाकई कोई औरत कैद हो। वो तख्तपोश से उठकर कोने में कोठली के पास आ गया। उसने देखा कि कोठली का दरवाज़ा पुराने ज़माने का बड़ा मजबूत दरवाज़ा था और बाहर से उसको लोहे के एक रॉड से बंद किया गया था। कॉर्निस पर जलती मोमबत्ती की रोशनी दरवाजे पर पड़ रही थी। दरवाजे पर भी मकड़ियों ने जाला बुन रखा था और लगता था कि बरसों से उसे किसी ने नहीं खोला। अंदर से औरत की मध्यम आवाज़ फिर सुनाई दी। वो कह रही थी, दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आओ, मैं अकेली हूँ, मुझे सर्दी लग रही है। इमरान ने पूछना चाहा कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने बंद किया है, मगर उसका हलक खुश्क हो रहा था, वो बोल ना सका। औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी, दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आओ, मैं अकेली हूँ, मुझे सर्दी लग रही है। इमरान ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज़ आई, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मुझे सर्दी लग रही है, मैं अकेली हूँ। इमरान को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई चुड़ैल किस्म की आसेबी मखलूक है और इस खंडर में रहती है और किसी ने उसे कोठली में अपने अमल से बंद कर रखा है। वो एक कदम पीछे हट गया और फिर दबे दबे कदम उठाता तख्तपोश पर आकर बैठ गया। पहले तो उसने सोचा कि उसे इस भूत हवेली से निकल जाना चाहिए, वो खामखा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। फिर सोचा कि इस तूफानी अंधेरी रात में वो कहाँ जाए। अगर ये औरत सचमुच कोई चुड़ैल ही है तो वो कोठली में बंद है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो कोठली से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए थोड़ी सी रात जो बाकी रह गई है किसी न किसी तरह इसी खंडर में गुजार देनी चाहिए। दिन की थोड़ी सी रोशनी होते ही वो वहां से निकल जाए। इमरान की नींद गायब हो चुकी थी। वो तख्तपोश पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसकी आंखें और कान बंद कोठली की तरफ लगे हुए थे, जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी देर बाद औरत की दबी दबी आवाज सुनाई दे जाती थी, दरवाजा खोलो, मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं, मुझे सर्दी लग रही है। इमरान ने कलमा पाक पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारी और तख्तपोश पर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। बाहर से बारिश की आवाज अब मध्यम पड़ गई थी, मगर रोशनदान में थोड़े थोड़े वक्फे से बिजली की चमक दिखाई दे जाती थी। कुछ देर के बाद बंद कोठली में से औरत की आवाज आनी बंद हो गई और कोठली में एक अजीब दहशतनाक किस्म की खामोशी छा गई। इस खामोशी में सिर्फ बाहर से बारिश की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। इमरान ने मोमबत्ती की रोशनी में घड़ी पर निगाह डाली। रात के 2:30 बज चुके थे। इमरान ने सोचा कि घंटे 1.5 घंटे की बात है, उसके बाद पौ फटने लगेगी, रात का अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा और वो वहां से निकल जाएगा। काफी वक्त गुजर गया। बंद कोठली में से अब औरत की दबी हुई आवाज नहीं आ रही थी। इमरान ने यही समझा कि अगर कोठली में वाकई कोई असेबी मखलूक कैद है तो वो उससे मायूस हो गई है और दोबारा उसे आवाज नहीं दी। इमरान ने आंखें बंद कर ली, मगर नींद उसकी आंखों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके करीब से कोई गुजर कर गया है। उसे बाकायदा किसी के मलबूस की सरसराहट सुनाई दी थी। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। वहां कोई नहीं था। कोठली पहले की तरह खाली पड़ी थी। बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। रोशनदान में से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी जो अब मध्यम पड़ चुकी थी। इमरान ने कोने वाली बंद कोठली की तरफ देखा। कोठली का दरवाजा लोहे के राड वाला बंद बोसीदा दरवाजा मोमबत्ती की रोशनी में धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। एक ऐसा सकूत तारी था जिसे मुद्दतों से इस कोठली में कभी किसी ने आवाज न निकाली हो। इमरान की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो अब तक इस आसेबी खंडर से भाग गया होता। लेकिन एक तो इमरान ज़ईफुल एतकाद नहीं था, वो भूत प्रेत का कायल नहीं था। दूसरा वो एक जुर्रतमंद एडवेंचरस नौजवान था। इसलिए वहीं बैठा सुबह की पहली रोशनी के निकलने का इंतजार करता रहा। 15-20 मिनट खामोशी से गुजर गए। न बंद कोठली में से किसी औरत की आवाज आई और न उसे दोबारा किसी के लिबास की सरसराहटी सुनाई दी। उसे यकीन हो गया ये सब कुछ उसके तोहमात की शोभदाबाजी थी, वरना हकीकत यह है कि ना कोठली से किसी औरत की आवाज आई थी और ना उसके करीब से कोई गुजरा है। इस किस्म के पुरस्रार आसेबी माहौल में इंसान की कुव्वत वहमा ऐसी शोभदाबाजी दिखा दिया करती है, ये कुदरती बात थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी पर निगाह डाल लेता था। रात ढलने लगी थी। रात के 3 बज चुके थे। इमरान ने थैले में से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और बोतल थैले में डालकर दीवार से टेक लगा ली। वो 3:30 बजे के करीब वहां से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त तक रात की तारीकी
शहर के इब्तदाई उजाले में छटना शुरू हो जाती है। उसने अंग्रेजी का नावल अपने चमड़े के थैले में रखकर थैले का जिप बंद कर दिया। बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाज बंद हो चुकी थी और तरफ तरफ की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे दरख्तों पर बारिश का रुका हुआ पानी कतरा कतरा करके टपक रहा हो। बैठे बैठे इमरान को ऐसे लगा जैसे उसके कंधों पर कोई आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा है। वो जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। उसने हाथों से अपने कंधों को दबाया। अब उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन एक सर्द लहर बार बार उसके जिस्म को छू रही थी। उसे सर्दी लगने लगी। वो तख्तपोश से उतर आया, इस ख्याल से कि टहलने से सर्दी का एहसास कम हो जाएगा। उसने कदम उठाया तो उसे अपना पांव भारी भारी लगा। उसने दूसरा पांव उठाना चाहा तो वो कोशिश के बावजूद दूसरे पांव को अपनी जगह से ना हिला सका, जैसे जमीन ने उसके पांव को पकड़ लिया था। इमरान ये सोचकर घबरा गया कि कहीं उस पर फालिज का हमला तो नहीं हुआ। उसके साथ ही उसे कंधों पर दबाव महसूस हुआ। वो जल्दी से वहीं बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, किसी पुरस्रार कुव्वत ने बाजुओं से पकड़कर उसे उठा दिया। उसे पीछे से हल्का सा धक्का लगा और वो अपने आप कोने वाली कोठली की तरफ बढ़ने लगा। उसके पांव बोझल जरूर थे, मगर कोई ताकत उसे कोठली की तरफ खींचे लिए जा रही थी। इमरान ने 2-3 बार रुकने और वापस पलटने की कोशिश की, मगर वो ना वो अपने आप को रोक सका और ना पलट सका। कोई उसे कोने वाली बंद कोठली की तरफ लिए जा रहा था। कोठली के दरवाजे के पास आते ही वो अपने आप रुक गया। उसी लम्हे कोठली के अंदर से औरत की घुटी घुटी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोल दो, मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं, डरो नहीं, मुझे सर्दी लग रही है। इमरान ने बेख्तियार ऊंची आवाज में कलमा शरीफ पढ़ा और अपने आप को झटका दिया और तख्तपोश की तरफ दौड़ा। उसके जिस्म पर पड़ा हुआ सेबी चुड़ैल का बोझ खत्म हो चुका था और कलमा पाक के विर्द ने उसे मनहूस आसेब के असर से पाक कर दिया था। इमरान ने जल्दी से थैला उठाकर कंधे पर डाला और दरवाजा खोलकर कोठली से बाहर निकल आया। बाहर अब बारिश नहीं हो रही थी। दरख्तों की शाखों पर से पानी के कतरे गिरने की आवाज आ रही थी। अभी रात का अंधेरा था। इमरान लपक कर अपनी मोटरसाइकिल के पास आया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की, उसकी बत्ती रोशन की और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर मोटरसाइकिल डाल दी। रात की बारिश की वजह से कच्चे रास्ते में जगह जगह पानी जमा हो चुका था। इमरान मोटरसाइकिल को पूरी रफ्तार से पानी के छींटे उड़ाता दौड़ता लिए जा रहा था। उसने आसारे कदीमा की खुदाई वाली जगह पर जाने का इरादा तर्क कर लिया था और अब वापस अपने घर जाना चाहता था। मोटरसाइकिल को तूफानी रफ्तार से चलाता दरख्तों से बाहर निकल आया तो उसने देखा कि बादलों में से शहर का हल्का हल्का नूर झलकने लगा था और इर्द गिर्द संगलाख इलाके में दरख्तों के खाके और दूर दूर पहाड़ी टीलों के धुंधले नकूश उभरने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता सुबह काजिब का उजाला फैल रहा था। इमरान को पूरा अंदाजा था कि वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ आगे रोहेला वाला कस्बा आता है। सुबह का उजाला भी उसकी रहनुमाई कर रहा था। मोटरसाइकिल को वो पूरी रफ्तार से चला रहा था। वो संगलाख इलाके से निकल आया। सामने उसे खेत और दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। वो खेतों के साथ साथ दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ा। यहाँ कच्चे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था, मगर मोटरसाइकिल उसने किसी भी जगह न रोकी और दरख्तों के झुंड में से गुजर गया। दूर उसे कस्बे के मकान दिखाई दिए। ये कस्बा था, बड़ा कस्बा, और रोहेला वाला ही हो सकता था। कस्बे के करीब आकर उसने उसे पहचान लिया। यहां से उसे वो छोटी सी पक्की सड़क मिल गई जो रोहेला वाला के रेलवे स्टेशन को जाती थी। टूटी फूटी सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा था, मगर इमरान मोटरसाइकिल लिए आगे ही आगे बढ़ता चला गया। कस्बे का छोटा सा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। वो उसके पहलू से होकर गुजर गया और आगे जाकर वो रेलवे लाइन के साथ साथ जो रास्ता जाता था उस पर आ गया। यहां तक पहुंचते पहुंचते दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। इमरान रेलवे लाइन के साथ ही रहा। ये ब्रांच लाइन थी और आगे जाकर लाहौर की तरफ जाने वाली मेन लाइन के साथ मिल जाती थी। 10-11 मील का फासला तय करने के बाद इमरान एक रेलवे फाटक से गुजरकर जीटी रोड पर आ गया। जीटी रोड पर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। एक जगह सड़क के साथ ही छोटी सी नहर बह रही थी। इमरान ने वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, मुंह हाथ धोया, पतलून पर पड़ा हुआ कीचड़ साफ किया, मोटरसाइकिल को धोया, थैले में से 2-4 बिस्किट निकाल कर खाए, बोतल में से पानी पिया और सोचने लगा कि रात को उसके साथ हुआ क्या था। जो कुछ हुआ था उसमें कोई हकीकत भी थी या महज ये सब उसके वहम की शोभदाबाजी थी। किसी लम्हे उसे ख्याल आता कि नहीं ये सब उसके तोहमात का करिश्मा था। किसी लम्हे ख्याल आता कि नहीं इसमें कुछ हकीकत भी थी। इमरान किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका था। कुछ देर आराम करने के बाद
उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और लाहौर की तरफ रवाना हो गया। पक्की और कुशादा सड़क पर वो काफी स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा था। 1 घंटे के बाद वो एक छोटे शहर के करीब से गुजरा तो एक चाय की दुकान के बाहर बैठकर उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और आगे चल दिया। दोपहर के वक्त वो लाहौर अपने घर पहुंच गया। उसे देखकर इमरान के मम्मी और डैडी ने खुदा का शुक्र अदा किया। मम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि इमरान के जाने के बाद बादोबार उनका तूफान शुरू हो गया था। इमरान ने कहा, मम्मी, मैं आसारे कदीमा के सपाट पर पहुंच चुका था। जब बारिश का तूफान शुरू हुआ वहां मैंने उन लोगों के क्वार्टर में रात बड़े मजे से बसर की। डैडी ने पूछा, वहां किस तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए इमरान? इमरान ने बेनियाजी से यूं ही कह दिया, एक स्टूपा दरियाफ्त हुआ है डैडी, कहते हैं कि अशोका के ज़माने का है। वैसे उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। इमरान ने किसी को न बताया कि रात के वक्त तूफान में उसने जिस आसेबी खंडर में पनाह ली थी वहां उसके साथ क्या गुजरी। दूसरे दिन वो कॉलेज गया तो रुखसाना से मुलाकात हुई। इमरान ने उसके साथ भी आसेबी खंडर की ड्रावनी वारदात के बारे में कोई बात न की। जब रुखसाना ने आसारे कदीमा की दरियाफ्त के बारे में पूछा तो इमरान ने उसे भी यही कह दिया कि एक स्टूपा के खंडर दरियाफ्त हुए हैं जिनकी अहमियत ज़्यादा नहीं। लेकिन इमरान का जहन मुसलसल यही सोच रहा था कि आसेबी खंडर की बंद कोठली में जिस औरत की आवाज़ आ रही थी वो औरत वाकई कोई मुसीबत ज़दा औरत थी या कोई भूत प्रेत था या महज उसका अपना वहम था। कॉलेज के हंगामा परवर माहौल में उसका आधा दिन गुजर गया। शाम को इमरान ने एक रेस्तोरां में रुखसाना के साथ चाय पी और दोनों देर तक राज़ो न्याज की बातें करते रहे। रात को उसने मम्मी और डैडी के साथ खाना खाया, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और किताब पढ़ने लगा। दिन की मसरूफियात में वो कुछ देर के लिए रात वाले वाक़े को भूल गया था, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटकर मुतालिया करने लगा तो उसका ख्याल एक बार फिर आसेबी खंडर वाली रात के वाक़े की तरफ चला गया। वो किसी भी तरह अपने आप को यकीन न दिला सका कि आसेबी खंडर में तूफानी रात की तारीकी में जो कुछ हुआ वो उसका वहम था। वहां जो कुछ भी हुआ उसकी एक एक तफसील उसे याद थी। वो ख्वाब नहीं देख रहा था, मुकम्मल तौर पर बेदार था और अपने होशो हवास में था। उसे अब भी यकीन था कि बंद कोठली में कोई जिंदा औरत थी जो उसे अंदर बुला रही थी। अजीब बात थी कि उस औरत के लहजे और उसके जुमले में इल्तिजा नहीं थी बल्कि एक किस्म की दावत थी। वो खुद बंद कोठली से बाहर नहीं आना चाहती थी बल्कि इमरान को अंदर बुला रही थी। दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं, मुझे सर्दी लग रही है। इमरान सोचने लगा, वो उसे अंदर किस लिए बुला रही थी? अगर वो चुड़ैल या बदरू होती तो उसे दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी? वो बंद दरवाजे से बाहर आ सकती थी। इसका मतलब था कि वो कोई इंसान औरत थी और उसे वहां किसी ने कैद में डाल रखा था। फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो कैद की हालत में होती तो ये कहती कि मुझे बाहर निकालो, मगर उसने ऐसा एक बार भी नहीं कहा था। इमरान किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। यह सब कुछ उसे एक मुइम्मा लग रहा था। उसने मेज पर रखे हुए टाइम पीस पर वक्त देखा। रात के 11 बज रहे थे। इमरान ने किताब एक तरफ रखी, टेबल लैंप उछाया और कंबल ऊपर करके सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक वो आसेबी खंडर के वाकयात पर गौर करता रहा। फिर नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात को उसने ख्वाब देखा है। उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा पुरफिजा बाग है। बाग में संगे मरमर का फवारा चल रहा है। फवारे का पानी एक हौज में गिर रहा है। हौज के पास एक आलीशान तख्त बिछा है। तख्त पर एक इंतहाई खूबसूरत औरत तकिए का सहारा लिए नीम दराज है। इमरान हौज के करीब खड़ा उस औरत को देख रहा था। उसने जिंदगी में ऐसी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसके हुस्न फितना साज से मबहूत होकर रह गया। एक अजीब बात है कि औरत ने ऐसा लिबास पहन रखा है जिसमें से उसका गोरा बदन चांदनी की तरह झलक रहा है। बालों में उसने सुर्ख फूल सजा रखे हैं। औरत इमरान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। इमरान बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देखकर औरत तख्त पर से उतरकर तख्त के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इमरान ने कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम जैसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। औरत ने कोई जवाब न दिया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती रही। इमरान ने कहा, क्या मेरे पास नहीं आओगी? औरत ने कहा, जब मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे? इमरान ने ताज्जुब से पूछा, तुमने मुझे अपने पास कब बुलाया था? औरत ने कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हें याद नहीं? कल रात जब तुम मेरी हवेली में आए थे तो मैंने तुम्हें आवाज़ देकर अपने पास बुलाया था। इमरान को ख्वाब में भी गुजरी हुई रात के तमाम वाकयात याद आ गए। हालांकि ये उसका मुशाहिदा था कि ख्वाब देखते वक्त गुजरे हुए वाकयात याद नहीं आया करते।
उस वक्त एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि वो ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि ये सब कुछ बेदारी के आलम में हो रहा है। औरत ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था दरवाजा खोलकर मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं, मुझे सर्दी लग रही है, मगर तुमने दरवाजा नहीं खोला था, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। इमरान पर उस औरत के काफिराना हुस्न ने जादू कर दिया था। उसने कहा, ऐसा न कहो, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूं। औरत मुस्कुरा दी थी, कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। औरत ने अपने बालों में से सुर्ख फूल निकालकर इमरान की तरफ उछाल दिया। इमरान ने फूल को अपने हाथों में दबोच लिया। उसके साथ ही औरत गायब हो गई और इमरान की आंख खुल गई। इमरान तकिए पर सर रखे आंखें खोले, जैसे अभी तक ख्वाब के आलम में था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि वो हसीन औरत आलम बेदारी में उसके पास मौजूद थी। उसने टेबल लैंप रोशन कर दिया। कमरा खाली था। वहां ना कोई हौज था, ना कोई बाग और ना तख्त था, और ना ही वो हसीन औरत थी। ये ख्वाब ही था। असेबी खंडर वाली औरत उसके ख्वाब में आई थी। टेबल लैंप की रोशनी में अचानक उसने देखा कि एक सुर्ख फूल उसके तकिए के करीब बिस्तर पर पड़ा था। इमरान ने जल्दी से फूल उठा लिया। ये वही सुर्ख फूल था जो उस हसीन औरत ने उसे रुखसत होते वक्त दिया था। वो सख्त हैरान हुआ कि अगर ये सब कुछ ख्वाब था तो ये सुर्ख फूल कहां से आ गया। फूल तरोताजा था और उसमें से अजीब निशात अंगेज खुशबू आ रही थी। इमरान बिस्तर पर उठा और फूल को गौर से देखते हुए गहरी सोच में खो गया। उसने जिंदगी में सैकड़ों ख्वाब देखे थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ख्वाब में उसे किसी ने कोई चीज दी हो और आंख खुल जाने के बाद वही चीज उसके बिस्तर पर पड़ी हो। ऐसा अजीबोगरीब हादसा उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। उसने फूल मेज पर रख दिया और टेबल लैंप गुल करके एक बार फिर सोने की कोशिश की, मगर नींद गायब थी। वो वापस ख्वाब की दुनिया में तो नहीं पहुंच सका था, मगर ख्वाब का सारा मंजर और उस हसीन औरत का फितना खेज हुस्न और उसके लिबास में झलकता हुआ उसका कुंदनी बदन उसकी आंखों में था। इमरान को महसूस हुआ कि उस पर नफसानी जज्बात गालिब आ रहे हैं। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसने अपनी निगाह को हमेशा पाकीज़ा रखा था और अपने ख्यालात को कभी नफसानी ख्वाहिशात में मुलविस नहीं होने दिया था। लेकिन उस औरत के हुस्न में कुछ ऐसी तरगीब थी कि इमरान का जहन भी सीधे रास्ते से भटकने लगा था। इमरान ने 5 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ी और आंखें बंद कर लीं। उसके बाद वो सो गया। टाइम पीस के अलार्म ने उसे सुबह के 7 बजे जगा दिया था। सबसे पहले उसकी नज़र मेज़ की तरफ गई। मेज़ पर ख्वाब वाली हसीन औरत का दिया हुआ सुर्ख फूल उसी तरह पड़ा था। इमरान ने फूल उठाकर सूंघा। फूल उसी तरह तरोताज़ा था, जरा सा भी नहीं मुरझाया था और उसमें से वही निशात अंगेज खुशबू आ रही थी। इमरान रात वाले ख्वाब के तस्वुर में उलझ गया था। कभी उसे महसूस होता कि वो औरत उसे ख्वाब में ही मिली थी और कभी लगता कि नहीं, वो ख्वाब नहीं था, बल्कि औरत रात को उसके कमरे में आई थी और उसे सुर्ख फूल बतौर निशानी दे गई है। उसने डैडी के साथ नाश्ता किया। मम्मी उसके लिए जूस लेकर आई। उसने जूस पिया और बड़ी खुश मिजाजी से मम्मी और डैडी से कॉलेज की बातें करता रहा। उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉलेज आ गया। कॉलेज में रुखसाना से उसकी मुलाकात हुई तो उसने रुखसाना से ख्वाब का बिल्कुल जिक्र न किया। ये एक अजीब मुइम्मा था कि जिस औरत की आवाज़ उसने तूफानी रात में आसेबी खंडर की बंद कोठली में से आती सुनी थी, वही औरत रात को उसके ख्वाब में आकर उससे शिकायत कर रही थी कि वो दरवाज़ा खोलकर उसके पास क्यों नहीं आया। अब वो उसे नहीं मिलेगी। और फिर सुर्ख फूल दे गई जो आंख खुल जाने के बाद उसके सिरहाने के पास पड़ा था। इमरान वाज़े तौर पर महसूस कर रहा था कि ख्वाब वाली हसीन औरत उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई है और उसमें औरत के हुस्न के बजाय उसके नीम उरिया जिस्म का तिलिस्म ज्यादा कारफरमा था। ये बात इमरान के पाकीज़ा मिजाज के खिलाफ थी। वो उस औरत की तरगीबात जिनसी से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन औरत के जिस्म का तस्वुर बार बार उसके जहन में आकर खलबली मचा रहा था। इमरान ने कॉलेज से फारिग होते ही ज़ोहर की नमाज कॉलेज की मस्जिद में बाजमात अदा की और देर तक मस्जिद में बैठा अल्लाह ताला के हुजूर अपने बुरे ख्यालात से निजात हासिल करने की दुआ मांगता रहा। जब वो मस्जिद से बाहर आया तो उसका जहन बुरे ख्यालात से बिल्कुल पाक हो चुका था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और घर आ गया। अपने कमरे में आकर किताबें रखीं तो देखा कि सुर्ख फूल उसी तरह मेज पर पड़ा हुआ था। कोई भी फूल अपनी डाल से जुदा होकर ज्यादा देर तक अपनी तरोताजगी बरकरार नहीं रख सकता और उसकी पंखड़ियां मुरझा जाती हैं, लेकिन यह सुर्ख फूल बिल्कुल ऐसे ताज़ा और शादाब था जैसे अपनी टहनी पर ही लगा हुआ हो। इमरान ने उसे उठाकर कूड़े क्रिकेट की टोकरी में फेंक दिया। रात को वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक मकामी होटल में डिनर पर चला गया।
वहाँ रुखसाना भी मौजूद थी। डिनर टेबल पर रुखसाना उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। दोनों एक दूसरे से बड़े खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। इमरान के साथ जो वाकयात पेश आ रहे थे, रुखसाना के आगे उसने उनका जिक्र तक नहीं किया था। ये बातें रुखसाना को बताने वाली भी नहीं थी। डिनर से रात के 12:30 बजे वो अपने घर वापस आया। उसके डैडी सो गए थे मगर मम्मी जाग रही थी। मम्मी ने कहा, इमरान बेटा तुमने इतनी देर लगा दी। इमरान बोला, मम्मी कॉलेज का डिनर था, सारे दोस्त मौजूद थे, इस किस्म के फंक्शन में देर तो हो ही जाती है। मम्मी ने कहा, मैंने दूध का गिलास तुम्हारे कमरे में रख दिया है, दूध पीना मत भूलना। ओके मम्मी। इमरान ये कहकर अपने कमरे में आ गया। कमरे की बत्ती रोशन थी। उसने जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकी और पलंग पर बैठकर बूट उतारने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि मेज पर वही सुर्ख फूल जो उसने कूड़े क्रिकेट की टोकरी में फेंका था टेबल लैंप के पास मौजूद था। इमरान ने फूल को उठाकर देखा, ये वही फूल था, कोई दूसरा फूल नहीं था। फिर उसने कूड़े क्रिकेट की टोकरी को झुककर देखा, टोकरी में कोई फूल नहीं था। इमरान कमरे में चारों तरफ देखने लगा। उसे यूं लगा जैसे ख्वाब वाली हसीन औरत कमरे में मौजूद है और उसी ने रद्दी की टोकरी में से उस फूल को निकालकर मेज पर रख दिया है, मगर कमरे में सिवाय इमरान के कोई दूसरा नहीं था। इमरान पलंग पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर वो औरत ख्वाब में उसे मिली थी तो फिर ये फूल किसने रद्दी की टोकरी में से निकालकर मेज पर रख दिया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने फूल मेज पर से उठाया और उसे अलमारी के सबसे निचले दराज में डालकर दराज बंद कर दिया। कपड़े बदले, मेज पर रखा दूध का गिलास पिया और टेबल लैंप बुझाकर सोने की कोशिश करने लगा। ख्वाब वाली औरत अपने जिस्म की तमाम शैतानी तरगीबात के साथ उसकी आंखों के सामने तस्वुर की शक्ल में मौजूद थी। इमरान दिल ही दिल में खास दुआ पढ़ने लगा। उस दुआ का असर यह हुआ कि उसका जहन शैतानी तस्वुरात से यकसर साफ हो गया और इमरान को नींद आ गई और वो सो गया। उस रात भी इमरान ने उसी औरत को ख्वाब में देखा। वो एक खूबसूरत बाग के गोशे में एक दरख्त के पीछे खड़ी इमरान को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। उसने सुर्ख रेशमी लिबास पहना हुआ था। इमरान बेख्तियार होकर उसकी तरफ बढ़ा तो वो मुस्कुराती हुई गायब हो गई। उसके फौरन बाद दूसरे दरख्त की ओट में नमदार हुई और इमरान को अपनी तरफ हाथ के इशारे से बुलाया। इमरान दीवाना वार उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, हसीन औरत दोबारा गायब हो गई। इमरान ने कहा, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? हसीन औरत तीसरे दरख्त के पीछे नमदार हुई और बोली, मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे पास मेरी हवेली में आओ, मैं वहां अकेली होती हूँ, बिल्कुल अकेली। हसीन औरत ये कहकर एक खास अदा से मुस्कुराकर इमरान को देखने लगी। आओगे ना? उसने आंखें झपकते हुए कहा। इमरान के मुंह से जैसे अपने आप निकल गया, जरूर आऊंगा। हसीन औरत दरख्त के पीछे से निकलकर चलती हुई इमरान के पास आई और इमरान का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, वादा करते हो ना मेरी जान? हसीन औरत के हाथ की गरमाइश इमरान को अपने सारे जिस्म में सराहियत करती महसूस हुई। वादा करता हूं। औरत ने अपना हाथ छुड़ाया और इमरान की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती दरख्तों के पीछे नजरों से ओझल हो गई। उसके साथ ही इमरान की आंख खुल गई। उसका सांस ऐसे तेज तेज चल रहा था जैसे दौड़ लगाकर आ रहा हो। उसने जल्दी से उठकर गुस्ल खाने में जाकर पानी पिया और आईने में अपना चेहरा देखा। अगर इमरान की निगाह बातन उस वक्त खुली हुई होती तो वो देखता कि उस वक्त उसके चेहरे पर हैवानियत बरस रही थी। उस औरत ने उसके खिरमन तकद्दुस को तहस नहस कर दिया था और इमरान पर शैतान गालिब आ गया था। कुदरत अपने बंदों का इम्तिहान लेती है, ये देखने के लिए कि वो अपने अकीदे और ख्यालात में किस हद तक सच्चा है। कुदरत ने इमरान का भी इम्तिहान लिया था, मगर वो साबित कदम न रह सका और उसने वक्ती तौर पर ही सही मगर अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया था। यहाँ से इमरान के इस अजाब की दास्तान शुरू होती है जिसके जहन्नुम में इमरान ने खुद अपने आप को धकेल दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अपने हाथ से खरीदे हुए अजाबों में मुब्तला होता है। कुदरत तो फिर भी उस पर रहम ही करती है और इंसान के तौबा करने पर उसे माफ कर देती है। उस दूसरी रात के ख्वाब के बाद हवेली वाली औरत इमरान के दिमाग पर सवार हो गई। वो उससे मुलाकात करने के लिए बेचैन हो गया था। दोस्तों, इमरान की ये हैरत अंगेज और खौफनाक दहशतनाक सरगुज़श्त अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।